वेलकम टू स्टडी सर्किल। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून को होने वाली करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस इशूज। लोकसभा पासिस 2 बिल्स विदाउट डिबेट। डिबेट तो वैसे भी नहीं चल रही, हम सबको पता है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रखा है। कांग्रेस ने, अपोजिशन पार्टीज ने कई इशूज को लेकर अलग अलग हंगामा कर रखा है, तो डिबेट नहीं हो पा रही। ये एक अच्छी बात नहीं है कि बिल्स पास हो रहे हैं बट उन पे डिबेट नहीं हो रही है, बट फिर भी हो रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो 2 बिल्स पास हुए हैं। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल, और दूसरा हुआ है इनलैंड वेसल्स बिल 2021। हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। एक्चुअली ये जो एक्ट आया था वो आया था 2008 में, और इस एक्ट के अंडर में एक अथॉरिटी स्टेब्लिश की गई थी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे नाम से ही क्लियर है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू एयरपोर्ट, वो सारी की सारी एरा ही रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक अथॉरिटी होती कैसी हैं, जैसे टेरिफ्स लगे या फिर अलग अदर चार्जेस लगे, वो सारे के सारे एरा को ही रेगुलेट करने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी है कि इसी एक्ट के अंडर में मेजर पोर्ट भी क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब मेजर पोर्ट होता क्या है? किसी भी पोर्ट पे अगर एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक, मतलब पैसेंजर्स का आना जाना 35 लाख या 35 लाख से ज्यादा होता है तो उसको एज अ मेजर पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, और इसको डेजिग्नेट कौन करता है, इसको बनाता कौन है, एज अ मेजर पोर्ट का दर्जा कौन देता है? वो देता है एरा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है एक नोटिफिकेशन को रिलीज करके। तो हमें ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा कि मेजर पोर्ट का दर्जा कौन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और एरा तो देती ही देती है। ठीक है, अच्छा, एक जो चेंजेस हुए जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं कि आखिरकार ये अमेंडमेंट लाया किस लिए, तो इसमें सिर्फ एक चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है जो अभी तक थी नहीं, कि वो ग्रुपिंग कर सकती एयरपोर्ट्स की एंड नोटिफाई द ग्रुप एज अ मेजर पोर्ट। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि एक ही पोर्ट को आप मेजर पोर्ट बना सकते हैं उनके ट्रैफिक के बेसिस पे, बट अब क्या हो गया है कि कुछ जैसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर जैसे उड़ान स्कीम आई, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे रिनोवेट किए गए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को चालू किया गया। तो अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2, 4, 10 एयरपोर्ट्स को मिला के उनके ट्रैफिक के बेसिस पे वो एज अ मेजर एयरपोर्ट उसको बना सकती है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड भी आएगा प्रॉपर, और उसका मैनेजमेंट भी बहुत अलग तरीके से हो जाएगा। अब अगले बिल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इनलैंड वेसल्स बिल। ये क्या है? इनलैंड वेसल्स एक्ट, मतलब वेसल्स का मतलब जिसपे मतलब बोट हो गई, शिप्स हो गए, है ना, जाने आने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं व्हीकल्स, उनको वेसल्स बोलेंगे। तो इनलैंड वेसल्स एक्ट, ठीक है, तो इस पे आप 1917 में आया था, उसको अमेंडमेंट किया गया। सोचो, बहुत पहले का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है। इस बिल में कौन कौन से फीचर्स को इंक्लूड किया गया है? इसमें है मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड जितने वेसल्स होंगे उनका कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन तभी होगा जब अप्रूवल लिया जाएगा किससे? डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज है। वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। इनलैंड जो रूट है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है, ठीक है ना, बट उसके लिए जो परमिशन चाहिए होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई अथॉरिटी से ही चाहिए होगी। ठीक है, आप ऑपरेशन, एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे चाहिए होगा उसको ऑपरेट करने के लिए, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। मतलब 2 तरीके के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे अगर आप किसी भी शिप या बोट को चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सर्वे और एक रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सर्वे कौन करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे तो वही देगा ना जिसके एरिया में वो व्हीकल चल रहा होगा, वो आसानी से उसको
देख सकते हैं कि हाँ, ये व्हीकल चल रहा है, उनके ऑफिसर्स आसानी से उनको जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। अब नेविगेशन सेफ्टी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? वो सेफ्टी की ज़िम्मेदारी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है? जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाएँगे कि किस तरीके का वेसल होना चाहिए, कितना मतलब जो भी वेसल को बनाने में स्टैंडर्ड फॉलो किए जाने हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स, ठीक है? अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तो ये तो फिर आप पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें या फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर आप उस अथॉरिटी को जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, उसको रिपोर्ट करें। अच्छा, मैनिंग रिक्वायरमेंट्स कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, कितने लोग जा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए प्रिस्क्राइब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? ये भी इस बिल के अमेंडमेंट में किया गया। पर अगर वॉयलेट करते हो तो पेनल्टी लगेगी। वो तो किसी भी स्टैंडर्ड या किसी भी चीज़ को, चूंकि एक्ट है, अगर आप वॉयलेट करते हो तो पेनल्टी और पनिशमेंट तो आपको मिलेगी, तो वो कॉमन है सब। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने के लिए स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। अब देख रहे हैं ना आप, जितना ब्लू से रंगा पड़ा है, तो ये ब्लू जो इतना है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, और जितना ग्रीन है वो सब स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है? तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स विल गेट वेसल्स अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। State governments will grant vessels a certificate of prevention of pollution, ठीक है? तो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन इशू करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, पॉलिसी किसने बनाई, स्टैंडर्ड किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और फॉलो कौन करेगा? उनको फॉलो कौन करवाएगा? उनको स्टेट गवर्नमेंट। और किसके थ्रू करवाएगी वो? जैसे हम लोगों को जाते हैं ना, तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही वेसल्स के लिए भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब डेटाबेस उनका कौन मेंटेन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। डेवलपमेंट फंड कौन बनाएगा? हर स्टेट का एक डेवलपमेंट फंड होगा, चाहे वो बजट से आए, चाहे डोनेशन से आए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए, किसी और तरीके से डेवलपमेंट फंड बनाएंगे, बट आप बनाएंगे नॉन मैकेनिकली। अब ये सबसे बड़ी चीज है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिकली, ठीक है, मतलब जिसमें मोटर्स लगी होती है। अब नॉन मैकेनिकली ऐसी बोट जिनको हाथ से चलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी बोट्स जिनको हाथ से चलाया जाता है, नॉन मैकेनिकली, ठीक है? ऐसे शिप्स जिनको हाथ से चलाया जा सकता है, एक्चुअली जनरली ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शिप इतने बड़े बड़े होते हैं, बट ऐसी बोट्स तो हम ये कह ही सकते हैं जिनको हाथ से चलाया जा सकता है। तो हम सिर्फ कैसे चला सकते हो? हाथ से नहीं चला सकते, तो बोट्स ही कवर होंगी, ठीक है? तो नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल्स को हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है, ठीक है? और यही स्टेट गवर्नमेंट क्राइटेरिया बनाएगी और आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं, इतना तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अभी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थोड़ा सा न्यूज़ में है। एक्चुअली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी न्यूज़ में नहीं है, एक्चुअली पॉपुलेशन पॉलिसीज जो हैं वो न्यूज़ में है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी लाई है, ठीक है, कि वो बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स या बहुत सारी जो भी जॉब्स वगैरह है ना, वो उन लोगों को नहीं देगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि स्टेट में चल रही हैं अलग-अलग। तो इसीलिए हम लोग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्या हुआ है कि अभी पार्लियामेंट में भी ये बात उठी है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको 2000 में इसको लाया गया था। इसमें इसका टारगेट है कि 2045 तक, 2045 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज हम लोग कर लें, ठीक है? मतलब जितने लोग पैदा हों उतने ही लोग डेथ हो जाए, मतलब एक तरीके से रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है? अभी हम लोग आगे देखेंगे कि रिप्लेसमेंट लेवल इसमें क्या है, ठीक है? तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, तो ये बताया है इन्होंने, ठीक। अच्छा, मिशन परिवार विकास, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को इंक्लूड की गई हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस को और बढ़ाया गया है, जिसमें नई कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इंक्लूड किया गया था।
ठीक है, जिसका नाम है अंतरा प्रोग्राम और केंस्ट्रोमैन, जिसको छाया के नाम से जानते हैं। कंपनसेशन की व्यवस्था की गई है जो लोग स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। पोस्टपार्टम इंट्राटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है, ये पोस्ट डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। PPIUCD स्कीम भी चलाई गई है कि जो आशा के थ्रू चलाई जा रही है कि डोर स्टेप डिलीवरी की जाए जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स हैं थ्रू द आशा वर्कर्स। अच्छा, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लाया गया है कि एक सॉफ्टवेयर है जो फोरकास्ट करेगा, प्रोक्योर करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज को, ठीक है। और चलिए आते हैं हम लोग एक आगे। अभी तक इतना सब कुछ पॉलिसी हुई, इतने सारे इनिशिएटिव्स बनाए गए, तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हम लोग देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि ये तो सब ठीक है बट ये एक डेटा है जो हमें प्रीलिम्स और मेंस और इवन इंटरव्यू के लेवल पे भी काम करेगा। टोटल TFR रेट डिक्लाइन हो चुका है 2.2 तक 2018 में, जो कि पहले 2.9 था 2005 में। 36 में से 28 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर चुके हैं, जो कि क्या है 2.1 और उससे भी कम है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जितने लोग आए उतने लोग जाएं, ठीक है, एक तरीके से ऐसी फर्टिलिटी जो मेंटेन करे पॉपुलेशन को, ज्यादा बढ़ने ना दे। अच्छा, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, वो भी कम हुआ है। वो क्या है 20 इस समय 2018 के हिसाब से। अच्छा, इंडिया की वांटेड फर्टिलिटी के रेट कितना है? ये इस समय 1.8 आ चुका है वांटेड फर्टिलिटी रेट NFHS 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत 2535 सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा, ये न्यूज है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन कब लॉन्च हुआ था। ये 23 फरवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। जिन्होंने बनाया, जिनके अंडर में काम करता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको दो मिनिस्ट्रीज ने मिलकर बनाया, ऐसा ना सोच लेना कि अर्बन मिशन है तो केवल हाउसिंग होगी, इसमें डिजिटल भी है। तो डिजिटल कौन देखेगा? इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वो देखेगी, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर सिटी में अवेलेबल हो, जो इसको कवर करेगी, वो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एक तरीके से। 2535 सिटीज कवर करेगी। ये काम करेगा 3 पिलर्स ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये सपोर्ट देगा, कंप्लीट सपोर्ट देगा सिटीज और टाउन्स को डिजिटली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस है, नेट, इंटरनेट, इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नलिंग होगी, तो उसको कितना इफेक्टिव बनाया जाए वो कहीं ना कहीं डिजिटल का ही पार्ट है। तो वो सब चीजें इसके अंडर में आएंगी। ये तो हर एक जनरली पॉलिसी में रहती है कि सिटीजन सेंट्रिक और इकोसिस्टम ड्राइवन अप्रोच रहेगी, तो कॉमन है। ये और चीज देख लेते हैं कि ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा, 2024 तक का टारगेट है। ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का टारगेट क्या है, टू फंक्शन अक्रॉस ऑल द सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया बाय 2024। नाउ वी कम टू इकोनॉमी सेक्शन। न्यूज क्या है कि अप्रूवल फॉर 100% FDI in oil and gas PSUs which have received in principle approval strategic disinvestment, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कि 100% FDI नंबर 1, नंबर 2 ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो PSUs हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 जिनका अप्रूवल हो चुका है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि गवर्नमेंट अगर किसी PSU को स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अभी हम बात करेंगे कि ये होता क्या है SD, तो
उसमें 100% FDI है, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी आके इसको पूरा का पूरा खरीद सकती है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक्चुअली होता कुछ क्या है कि एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कुछ हिस्सा आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कुछ हिस्सा आपने किसी और को दे दिया। बट स्ट्रेटेजिक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में ये है कि इसमें कुछ हिस्सा नहीं, आपका 50% से ज्यादा हिस्सा, मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स आप ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब इसमें ओनरशिप और कंट्रोल दोनों ही ट्रांसफर किए जाते हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक कोई भी एंटिटी इसमें भाग ले सकती है इस डिसइन्वेस्टमेंट में। ऐसा नहीं कि प्राइवेट लोग ही, बट पब्लिक है तो पब्लिक क्यों पार्टिसिपेट करेगी? पब्लिक एंटिटी तो वैसे भी डिसइन्वेस्ट की जा रही है, तो जनरली प्राइवेट ही करती है, इसमें इन्वॉल्व होती है। इसी वजह से उसको कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्यों किया जाता है। पहला कारण ये है कि गवर्नमेंट ऐसे एंटरप्राइजेस को नहीं चलाना चाहती है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो लगातार घाटा दे रहे हैं, जिनके ऊपर खर्चा बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट उनको लगातार फंड देती जा रही है। तो गवर्नमेंट इस बर्डन से हटना चाहती है। जैसे एनपीए नहीं होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनको हटाना चाहती है गवर्नमेंट। ऐसे ये भी एसेट्स की तरीके से काम करते हैं कि ये भी नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट चाहती है ना कि हम यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, हमें इनको फंड ना करना पड़े, तो ये निकल जाती है। जैसे एयर इंडिया है ना, लगातार घाटे पे घाटा दिया जा रही है, तो इसको भी मतलब करने की मतलब डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश की जा रही है। और जैसे आ गया ना BSNL, है ना, ये भी घाटे में चल रही है। MTNL, है ना, बहुत सारी ऐसी हैं। दूसरा रीजन ये है कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर हमारे जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा है जो, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो राजकोषीय घाटा मतलब राजकोष का मतलब जितनी हमें इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, वो जो घाटा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसलिए हमें पैसे की जरूरत पड़े और हम इन कंपनीज को उठा के बेच दें। ये बहुत आसान है, क्योंकि एकदम से पैसा कहाँ से आएगा? आप कोई चीज है उठा के बेच दीजिए, तमाम सारा पैसा आ जाएगा, और वही करती भी है। अब जैसे BPCL है, अब BPCL इतना प्रॉफिट में चल रही है, फिर भी गवर्नमेंट कह रही है इसको बेच देंगे। क्यों बेच देंगे भाई? क्योंकि हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो बेच देंगे इसको भी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं हम लोग। अच्छा, वेसल्स दैट ब्लॉक्ड सुएज कैनाल रीच्ड रोटरडम। ठीक है, रोटरडम पहुंच गई, यूरोप पहुंच गई। अब हमें केवल सिर्फ इस वेसल का नाम याद रखना है कि जो कई बहुत दिनों तक मतलब फंसी रही है किस कैनाल में? सुएज कैनाल में। सुएज कैनाल कहाँ है? इजिप्ट। अच्छा, कंटेनर का नाम क्या है? एवरग्रीन। कंट्री कौन सी है इसकी ओनर? जापान। इसमें बहुत ज्यादा माल जा रहा, तो ये फंस गया टेढ़ा होके। तस्वीर देख लेना गूगल पे सर्च करके। अब टर्न वी शेप्ड बट स्मॉल फर्म्स अर्बन पुअर हिट हार्डर, ये एक न्यूज आई है। कहा जा रहा है ना कि वी शेप्ड रिकवरी हुई है भारत की ओवरऑल, बट के शेप्ड की बात की गई है। कुछ लोगों ने ये भी बात कही है, कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने, कि भारत की रिकवरी जो है ना वो के शेप्ड है। और के शेप्ड होती क्या है? के शेप्ड रिकवरी रिसेशन के बाद होती है। और इसमें होता है क्या? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, टाइम्स एंड मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर्स में मान के चलो कि एक स्टील सेक्टर है, ठीक है, एक कोल सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, देख लीजिएगा। तो अब स्टील सेक्टर ने अच्छे से ग्रो किया, ऐसे करके स्टील सेक्टर ने अच्छे से ग्रो किया। बट वहीं कोल सेक्टर के जब नंबर आया तो क्या हुआ? ये ऐसे ग्रोथ हुई। बट इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और नीचे चला गया, ग्रोथ बहुत कम हुई। ठीक है, अदर सेक्टर ने क्या किया? ऐसे चली गई। ठीक है, फिर दूसरे सेक्टर ने क्या किया? वो उससे भी ज्यादा चला गया ऊपर। तो इस तरीके से हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है? डिक्लाइन अपवर्ड। मतलब कुछ सेक्टर्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं। तो हमारी रिकवरी का शेप कैसा बन रहा है? आप देख पा रहे हैं ना? अच्छे से देखिएगा इसको। ये ग्राफ में भी दिखाया गया है कि रिसेशन आया,
कुछ इकोनॉमी के पार्ट्स ने ये रिकवरी की, और कुछ इकोनॉमिक पार्ट्स ने नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया। तो ये एक तरीके से केस शेप्ड रिकवरी हो गई। लेकिन ये बात जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने ये बात कही है कि मानते हैं हम इस चीज को कि अगर सेक्टरल देखा जाए तो के शेप्ड रिकवरी है, बट ओवरऑल इकोनॉमी ने वी शेप्ड रिकवरी की है। मतलब ये हमारी इकोनॉमी तेजी से नीचे गई और उतनी ही तेजी से ऊपर आई। ठीक है, जितनी तेजी से हमारी इकोनॉमी नीचे गिरी उतनी ही तेजी से वो ऊपर आई। ये हो गया डिक्लाइन और ये हो गया ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा शेप? वी शेप। चलो हम लोग अगली न्यूज पे चलते हैं। हाई फिस्कल बोरोइंग्स वुड नॉट क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर। ये फिर से हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब की न्यूज है। हमें इनकी न्यूज पे ज्यादा ध्यान ना देके हमें इस पे ध्यान देना होगा कि फिस्कल बोरोइंग होती क्या है आखिरकार, फिस्कल बोरोइंग होती क्यों है। और एक और इन्होंने टर्म यूज किया है क्राउड आउट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, तो फिस्कल बोरोइंग, क्राउडिंग आउट, दो चीजें हमें देखनी है और इसका इंपैक्ट प्राइवेट सेक्टर पे क्या पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं। फिस्कल बोरोइंग क्या होती है कि जब गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट होता है, मतलब उसके जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट की उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं ना कहीं से पैसा लेती है। इसको बोलते हैं डेप्ट फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। मतलब आप कहीं से कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो कहीं से भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स, किसी से भी तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए जब डेट फाइनेंसिंग करती है तो क्या करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है और ये मार्केट में भेज देती है। अब मार्केट में जाते कैसे हैं बॉन्ड? मार्केट में जनरली डायरेक्ट नहीं जाते हैं बॉन्ड। बॉन्ड जाते कैसे हैं? गवर्नमेंट के बॉन्ड जाते हैं थ्रू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सच एज बैंक्स। मतलब बैंक्स इनको खरीद लेती हैं और बैंक इनको पे कर देती है। ठीक, और बैंक में पैसा कहां से आता है? बैंक का पैसा कौन सा होता है? डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो मतलब बैंक के पास करेंसी कम हुआ। ठीक है, अब जब करेंसी कम हुई तो क्या हुआ? लोन कैपेसिटी घट जाएगी। किसकी? कंपनीज की। जब लोन कैपेसिटी घट गई कंपनीज की तो आगे क्या होगा? डिक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा सरकार खर्चा कर दे और वो खर्चा ऐसा होना चाहिए जो हाई बोरोइंग्स होना चाहिए, मतलब थ्रू द बॉन्ड्स होना चाहिए। तो बैंकों की कैपेसिटी कम हो जाएगी लोन देने की, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी पैसा फंस चुका है बॉन्ड्स में। तो ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। अच्छा, ये गवर्नमेंट के डेफिसिट को कम करने के लिए और क्या क्या किया जाता है और क्या क्या नहीं, और क्या क्या किया जाता है? अच्छा देखिए, इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन टैक्स बेस्ड रेवेन्यूज, मतलब टैक्स वगैरह बढ़ा दीजिएगा, या फिर टैक्स इवेजन को कम कर दिएगा। जो लोग टैक्स वैक्स नहीं दे रहे हैं, है ना, जो टैक्स से बच रहे हैं, उनको एक बार पकड़ के एकदम उनको ले लीजिएगा उनसे टैक्स, रेड वेड डाल के उनके ऊपर जांच वांच लगा के। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट देखिएगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट अभी हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, बीपीसी, एलएमटी, एनएल, वहां से तुरंत पैसा आ जाएगा आपके पास। रिडक्शन इन सब्सिडीज में रिडक्शन इन सब्सिडीज कम कर दीजिएगा, पैसा कम खर्चा होगा, क्योंकि इससे कोई कैपिटल जनरेट नहीं होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता गवर्नमेंट को। सिर्फ ये एक वेलफेयर मेजर है सब्सिडी, जो ऑर्डिनरी पब्लिक के फायदे के लिए दी जाती है। ट्राई एंड अवॉइड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कहीं पे भी खर्चा किए जा रहे, कोई लेखा जोखा ही नहीं है, उनको कम कर दीजिएगा। डोमेस्टिक सोर्सेज से आप पैसा उठा लीजिएगा, जो अभी गवर्नमेंट कर रही है डेट फाइनेंसिंग के थ्रू, बॉन्ड को रिलीज करके। एक्सटर्नल सोर्स से पैसा लीजिएगा, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, है ना, कहीं से भी आप उठा लीजिएगा पैसा, या फिर टैक्स बेस बढ़ा लीजिएगा। मतलब
1 2 3 4 5 6 7 7 तरीके के मेजर्स हैं ऐसे करके मेनली जो गवर्नमेंट यूज करती है। चलिए हम लोग चलते हैं इंटरनल अफेयर्स पे। ट्यूनिसिया प्रेसिडेंट सईद लॉन्चेस क्राफ्ट क्रैकडाउन, ये एक न्यूज है, ये अभी काफी दिन तक चलेगी तो हम लोग इसको बाद में पूरी कवर कर लेंगे, बट अभी मुझे लगा कि एक बार इसको दिखा तो देना चाहिए आप लोगों को कि आखिरकार हो क्या रहा और इससे रिलेटेड है क्या। प्रेसिडेंट ने 30 दिन के लिए पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी है कि जितनी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट के पास थी वो सारी की सारी सीज करके अपने पास ले ली। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया, तो इसीलिए काफी ज्यादा मतलब हाथावा मचा हुआ है, प्रेसिडेंट के ऊपर काफी प्रेशर भी बन रहा है कि एक तरीके से जो बहुत दिनों से पहले ऑटोक्रेसी एक तरीके से जो पहले चल रहा था, जैसा शासन पहले चल रहा था वही फिर भी चल रहा। दूसरी बात यह है कि यहीं से जैस्मिन रेवोल्यूशन जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसको अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ये पूरे अरब कंट्रीज में फैल गया धीमे धीमे। जैस्मिन रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ था 2011 में, जिसके बाद फिर जिसका एम था कि यहाँ पे जो शासन चल रहा है बहुत 24 साल से एक लोग बैठे हुए थे कुर्सी पे, सोचिए, उनको हटाने की, तो उसके लिए रिवोल्यूशन हुआ, उनको हटा भी दिया गया। फिर काफी दिनों बाद 2014 में इलेक्शंस भी हुआ, फिर 2019 में भी प्रेसिडेंस के लिए इलेक्शंस हुए। अब एक चीज और देख लीजिए कि ट्यूनिसिया है कहाँ पे, ये है भाई साहब ट्यूनिसिया, ये देख रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं, ये है ट्यूनिसिया और ये है इसकी कैपिटल ट्यूनिस। ठीक है, छोटी सी एकदम से मेडिटेरेनियन सी में एकदम घुसी हुई है एक तरीके से। अब इसके आसपास की कंट्रीज को एक बार देख लीजिएगा कि ट्यूनिसिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, सॉरी, अल्जीरिया, लीबिया। ट्यूनिसिया दो कंट्रीज से घिरा हुआ है, अल्जीरिया और लीबिया से, ठीक है ना। तो ट्यूनिसिया में हमेशा अल फतेह ही चलता रहता है, मतलब एएल, ऑल इन ऑल वाला चलता रहता है, कभी पब्लिक वहां पे ऑल इन ऑल करती रहती है, हटा दो इसको, हटा दो, सब कुछ पब्लिक ही रहेगा ऐसे करके। तो हम याद रख सकते हैं कि अल्जीरिया और लीबिया। मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज को यहाँ पे देख लेते हैं, अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन के सी के आसपास हैं। तो मोरक्को देख ही रहे हैं, मैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये हैं अफ्रीका की कंट्रीज। ठीक है, 4 कंट्रीज आती हैं और 5वीं है ट्यूनिसिया, इसको तो भूल ही गए थे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आर्मेनिया टू सीक रशियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये एक न्यूज आई है, तो हम लोग देख लेते हैं आर्मेनियन डिस्प्यूट है क्या आखिरकार। वो एक एथनिक डिस्प्यूट, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना जी आर्मेनियन लोग आर्मेनिया के हैं, आर्मेनिया में रहते हैं, और अजरबैजानी अजरबैजान में रहते हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति अलग अलग है। और वो क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा रहा है कि ये जो रीजन है इसको हथियाने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों के द्वारा। तो पहला वॉर हुआ था 80 से 94 तक चला, जिसमें सीज फायर हो गई थी। 6 हफ्ते का फिर से युद्ध हुआ 2020 में, जिसमें ये इसकी शांति कैसे हुई, रसिया ने ब्रोक किया इसको, डील को, और ये बात कही गई कि आर्मेनिया अजरबैजान की जितनी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो इसको लौटा देगा। और ये बात भी कही गई कि रशियन पीस कीपर्स जो हैं वो सेफ पासेस थ्रू द रीजन ऑफ लेचिन। रीजन ऑफ लेचिन क्या करता है, ये नागोर्नो और काराबाख रीजन को आर्मेनिया से सेपरेट करता है, और इस रीजन पे साउथ रसिया की पीस कीपिंग फोर्सेस को रहना चाहिए। ठीक है, और फिर कुछ झगड़ा हो रहा है वहां पे, सोल्जर्स को मार दिया है अजरबैजान के, आर्मेनिया तनाव हो गया, तो इसलिए आर्मेनिया ने बोला है कि रसिया की मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। और ये कैपिटल है एरेवान आर्मेनिया की, और बाकू ये कैपिटल है अजरबैजान की। आर्मेनिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये घिरा हुआ है किससे, जॉर्जिया, टर्की, ईरान और अजरबैजान से। अजरबैजान किससे घिरा हुआ है, रसिया, आर्मेनिया और ईरान से। ठीक है, डेल्टा स्प्रेड टेस्टिंग इवन स्ट्रिंजेंट कोविड 0 डिफेंसेस। डेल्टा जो वेरिएंट है कोरोना का है, और इसका ओरिजिन जो बोला एक्चुअली ये डेल्टा जो वेरिएंट है ये सबसे पहले मिला था कहाँ, इंडिया में, ठीक है, कोरोना का, और ये अब हर जगह फैल रहा है। और ये एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बोला गया है
यूएस की एक लीक हुई रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, वो आपकी चिकन पॉक्स से भी तेजी से फैलता है। चिकन पॉक्स की अपेक्षा भी चिकन पॉक्स से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी कोविड जीरो प्लेसेस क्या होते हैं? कोविड जीरो प्लेसेस ऐसे प्लेसेस हैं जो वायरस जहाँ पे फैला था बट बच गए हैं वो लोग, मतलब उन्होंने एक तरीके से वायरस का कई दिनों से उनके यहाँ पे केस नहीं आया है, तो उनको बोला गया कोविड जीरो प्लेसेस। जैसे ताइवान है, तो ताइवान में कई दिनों से वहाँ पे कोई केसेस नहीं आया है, फ्यू मंथ्स हो गए। ठीक है ना, तो उसको कोविड जीरो प्लेसेस में काउंट किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि फिर से स्टार्ट हो गए ताइवान में भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस। तो अब ये कोविड इसीलिए कहा गया है कि मतलब कोविड जीरो प्लेसेस पे भी अब डेल्टा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी, पिटीशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्यूज्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑफ एक्टिंग ऑन ए विम एंड सेटिंग ऑफ द जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी। ये हम लोगों को देखना है राजेंद्र सचर कमेटी है क्या आखिरकार। व्हाट इज राजेंद्र सचर कमेटी? राजेंद्र सचर कमेटी मनमोहन सिंह ने बनाई थी 2006 में, और इसका काम क्या था कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स की सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, शैक्षिक कंडीशंस के बारे में एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट देना था। तो 2006 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उनकी देख लेते हैं। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाना चाहिए जो एड्रेस करे उनकी ग्रीवांसेस को, किनकी? डिप्राइव्ड ग्रुप्स की, स्पेशली माइनॉरिटी। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब डिलिमिटेशन हो, मतलब जब ये सब प्रोसेस की जाए, तो जहाँ पे हाई माइनॉरिटी पॉपुलेशन हो, ठीक है, वो कोई भी माइनॉरिटी हो सकती है, तो उनको एससीज के लिए रिजर्व ना किया जाए। तीसरी उन्होंने कहा कि जो मदरसास की जो डिग्री देते हैं उनको हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से लिंक कर दिया जाए। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, अगर यूपी की बात है, दिल्ली में हो गया तो दिल्ली बोर्ड हो गया, है ना, कई दूसरे स्टेट में तो उनके अपने अपने बोर्ड होते हैं, या फिर किसी ऑल इंडिया बोर्ड से की बात की जाए, सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, इस तरीके के बोर्ड से उनको लिंक कर दिया जाए। एक और बात कही कि डिग्रीज जो है मदरसास जो देते हैं उनसे उनकी इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए कि उनसे एम्प्लॉयमेंट मिल सके गवर्नमेंट सर्विसेज में। एक और बात कही कि नेशनल डेटा बैंक क्रिएट किए जाए। तो ये सारी थी रिकमेंडेशंस सचर कमेटी की। अब इसके ऊपर एक पिटीशन दायर हुआ है कि ऐसी बना दी गई थी और इससे कुछ लोगों के राइट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसलिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये न्यूज है, चोला आइडल्स एमंग 14 आर्ट वर्क्स टू बी रिटर्न बाय इंडिया। इसमें कुछ खास है नहीं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सिर्फ इतना देखना है कि ऑस्ट्रेलिया वहां से रिटर्न हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से, और उसमें से एक मूर्ति चोला आइडल्स की भी है। हालांकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना हम देख सकते हैं कि जो भी एक क्वेश्चन ये बात पूछी जा सकती है मे बी कि अभी जो आर्ट वर्क्स आए हैं, ठीक है, वो किस कंट्री से आए थे रिसेंटली जो वापस किए हैं, तो कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। इतना ही देखना है। इंदिरा नेवी एक एक्सरसाइज है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये इंडियन नेवी और रशियन नेवी मिलके करती है और ये 2003 से स्टार्ट हुई थी और अभी ये हुई है बाल्टिक सी में 28 से 29 जुलाई 2021 को। एक बार बाल्टिक सी देख लेते हैं, ये बाल्टिक सी है, ठीक है, और ये है रसिया, ठीक है, तो यहाँ कहीं हुई होगी। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। इसके आसपास की कंट्रीज देखते हैं, बाल्टिक सी, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और ये भी कैलिनिंग्राड करके है, ये भी रसिया का ही पार्ट है, पोलैंड, ठीक है, और जर्मनी। ये सब बाल्टिक सी के आसपास की कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? स्वीडन, फिनलैंड, याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। स्वीडन, फिनलैंड, ऊपर से नीचे की तरफ, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है। और ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा ना आपको। अभी हम लोगों ने कल ही बात की थी, जो हम लोगों ने इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया था, तो सेंट पीटर्सबर्ग समिट के बारे में।
ठीक है ना, जो 2010 में हुई थी, जिसमें प्लेज लिया गया था कि ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तीसरी आर्टिकल तीसरी आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई है वो ऑर्गेनाइज की है किसने? आइसलैंड और जापान ने। ठीक, ये रिलेटेड किससे है? आर्कटिक साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें किस चीज को डिस्कस किया जाता है? रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन आर्कटिक। ठीक है, और ये होस्ट किसने की मीटिंग को? जापान ने। ठीक है, इतना समझ गए? आइसलैंड और जापान ने ऑर्गेनाइज की, होस्ट की जापान ने। मोटो है इसका रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन आर्कटिक को डिस्कस करना। चलिए हम लोग अगली न्यूज पे चलते हैं। हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को। निसार सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। निसार क्या है? नासा एंड इसरो। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार एक सैटेलाइट है और ये ज्वाइंट मिशन है इसरो और नासा का। इसका गोल क्या है कि ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ लैंड सरफेस चेंजेस यूजिंग एडवांस रडार इमेजिंग। रडार इमेजिंग को यूज करके जो लैंड सरफेस में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये देखिएगा, उनको हमें देखना है और उनको मॉनिटर करना है निसार सैटेलाइट से। निसेर सैटेलाइट, ठीक है, ठीक है, तो निसेर सैटेलाइट व्हाट इज गलत दिखा है एक्चुअली, इसको सही कर लेते हैं। निसेर नहीं है, तो निसार क्या है? निसार इज एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है इसरो और नासा का, और ये डुअल बैंड रडार इमेजिंग मिशन है। इसमें दो बैंड यूज किए जाएंगे। दो बैंड के बारे में बात कर लेंगे कि बैंड होते क्या आखिरकार, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, और जो ऑब्जर्व करेंगे जो भी लैंड में चेंजेस होंगे, वेजिटेशन में चेंजेस होंगे और क्रायोस्फीयर में चेंजेस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वही जो हम लोग देख चुके हैं कि पोलर क्रायोस्फीयर और इंडियन ओशियन ओरिजिन में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको सबको कवर करना। Two major scientific objectives of the mission are to improve the understanding of the impact of climate change, हम लोग बात कर ही चुके हैं। Earth changing ecosystem, land and coastal processes, land deformation and cryosphere, वही सारी चीजें। ठीक है, कि लैंड में डिफॉर्म क्या हो रहा है, कोस्टल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको इमेज करके और नासा और इसरो को भेजना, जिससे इसके लिए कदम उठाए जा सकें। अच्छा, इसमें हो कैसे डेवलप रहा है? एल बैंड कौन डेवलप कर रहा है? नासा। और एस बैंड कौन डेवलप कर रहा है? इसरो। ठीक है, इसमें और इसरो और क्या डेवलप करेगा? लॉन्च व्हीकल डेवलप करेगा और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज इसरो ही मेंटेन करेगा। एल बैंड रडार होते क्या है, इसको देख लीजिए एक बार। एल बैंड रडार की फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, और एस बैंड रडार की फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की। अब एक बार ये देखते हैं कि रडार बैंड क्या होते हैं। बैंड इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा कि रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, बस इतना ही याद रखना, अभी टेक्निकल में नहीं जाना ज़्यादा। अच्छा, गाइडलाइंस इशू की हैं सरकार ने बायोटेक प्राइड के लिए। प्राइड मतलब प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। ये डेवलप किसने किया है गाइडलाइंस को और बायोटेक प्राइड को? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि अंडर में काम करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको बॉस? इम्प्लीमेंट करेगा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, और इसका सपोर्ट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यही इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, इसी को बायोग्रिड भी कहते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है कि इसमें है क्या एम, इसका क्या है कि जो शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज है वो फैसिलिटेट और इनेबल करना। इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंड स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू हाई थ्रूपुट हाई वॉल्यूम डाटा जनरेटेड बाय रिसर्च ग्रुप्स across the country as per existing laws, rules, regulations
गाइडलाइंस ऑफ द कंट्री, मतलब कोई भी डाटा आप शेयर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो रिसर्च किया गया है उसको, तो वो शेयरिंग जो होगी, वो शेयरिंग तो आप कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लैंड। ठीक है, जो भी रूल्स होंगे कंट्री के या कोर्ट के, जो भी होंगे रूल्स रेगुलेशंस, उसी के अकॉर्डिंग आप, ये डेटा शेयरिंग बेनिफिट्स को इंश्योर करेगी कि मैक्सिमाइज यूज हो सके किसी डाटा का, डुप्लीकेशन ना हो सके, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो होंगे। ठीक है, और गाइडलाइंस इसीलिए यूज की गई हैं। इंटीग्रेशन मैक्सिमाइज हो, ओनरशिप इंफॉर्मेशन हो, डिसीजन मेकिंग और इक्विटी ऑफ एक्सेस। ठीक है, और गाइडलाइंस और भी बहुत। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है कि आपने जो डाटा जनरेट किया है उसको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि आपने कोई डाटा जनरेट किया है, उसको कुछ समय बाद आप उसको पब्लिक कर दीजिए, जिससे वो डाटा का यूज हो सके मैक्सिमम, बाकी लोग भी उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि जो डेटा होगा वो ज़्यादा लोग यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और रिसर्च को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब डेटा को पब्लिक करना एक तरीके से गाइडलाइन से, कि डेटा पब्लिक करो, और पब्लिक करो और शेयर करो, वो भी अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, जो रिसर्च कर रहा है उसको, और जो यूज कर रहा है उसको भी प्रोटेक्शन है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक वेब पोर्टल दिया है जिसपे बायोलॉजिकल डाटा सबमिट किया जाएगा। इसका नाम है बायोग्रिड। बायोग्रिड, बायोग्रिड एक वेब पोर्टल है। बायोग्रिड एक वेब पोर्टल है, ये देखिएगा वेब पोर्टल है। ठीक है, रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल डाटा को पोस्ट किया जाएगा, और इसमें जितने भी सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स, उन सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बायोग्रिड कैसे काम करेगा? एक नेशनल रिपोजिटरी फॉर बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा। ठीक है, ये काम करेगा, मतलब जैसे एज अ नेशनल रिपोजिटरी की, जिसमें सारी की सारी बायोलॉजिकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और डाटा घुसा हुआ है। आप जाइए, उसको खोलिए, उसमें से निकाल लीजिए, अपने काम की चीज आप रिसर्च कीजिएगा बस, है ना। सरकार सब कुछ कर रही है। चलो अगली न्यूज पे आते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? सॉरी, दिव्य नयन क्या है? एक पर्सनल रीडिंग मशीन है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। इसको डेवलप किया है CSIR ने, चंडीगढ़ के। इसको डेवलप किसने किया है? CSIR ने। इसमें काम कैसे होता है? कोई भी प्रिंटेड और डिजिटल डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा, PDF फाइल, वर्ड फाइल, या आपका डिजिटल फॉर्मेट में हो, आप उसमें दिव्य नयन में डाल दीजिएगा और उसमें आप फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया दिव्य नयन का मतलब। ऐसी आंखें जो दिव्यांग लोगों के लिए हैं, और वो आपको सारी मटेरियल पढ़ के सुनाएंगी। ठीक है, एक ऐसी मशीन है। ठीक है, तो दिव्य नयन इज अ रीडिंग मशीन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग मशीन है। चलो आगे चलते हैं। एक न्यूज आई है रिलेटेड टू यूपी, कि उत्तर प्रदेश ने प्लान किया है कि 59 लाख टैप वाटर कनेक्शंस 2021-22 तक वो प्रोवाइड करवाएगा। 22-23 तक 85 लाख और 90 लाख 2023-24 तक। ये डेटा है, याद रखिएगा, मतलब निबंध और मेंस आंसर राइटिंग में यूज हो सकता है इसका। स्टेट का एम है 5 डिस्ट्रिक्ट में हर घर जल पहुंचे, मतलब हर घर में, समझ रहे ना, एक योजना है, सब कंपोनेंट है हर घर जल, जल जीवन मिशन का। तो हर घर जल पहुंचे 2000, ठीक है, कब तक? 2021 प्लान किया गया, 60,000 विलेजेस में ये पहुंचाया जाएगा। ठीक है, 2021 और 22 गलत लिखा था, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। कब से कब तक? 2021 और 22 की फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, कब? 2021 और 22 की फाइनेंशियल ईयर में हर घर जल 5 जिलों में पहुंचाना है।
जिसमें 60,000 विलेज कवर होंगे। हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन छोटा देख लेते हैं एक बार। 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया था और ये स्पॉन्सर्ड मिशन है और इसमें स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और 2024 तक का इसका टारगेट है कि देश के हर आदमी के घर को, मतलब कि देश के हर घर को टैप वाटर मतलब पाइप्ड वाटर का कनेक्शन दिया जाए। मतलब उसको ये नहीं गड्ढा खोद के कुएं से निकाल के पानी पी रहा है, उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, टैप खोलो और पानी आया और आप पी जाइएगा। चलो, आज की न्यूज, आज करंट अफेयर्स यहीं तक थी। तो ये जरूर हमें बताइएगा कि आज का वीडियो हमें कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा अगर आप इसको यूज करें तो वो भी इसको यूज कर सकें। इससे हमें भी फायदा मिलेगा, हमारे अंदर थोड़ी सी एक हिम्मत आएगी कि चलो हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो हम और अच्छी चीजें दें आपको। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। और आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा S2 स्टडी सर्किल के नाम से है, ठीक है। सो थैंक यू।